जय हिंद, नमस्कार। मैं मोहन पाठक और बात करेंगे आज प्राइवेट जॉब हो, चाहे किसी का अपना लोकल कोई धंधा या कोई बिजनेस हो, कोई दुकान हो या किसी प्रकार का अन्य व्यवसाय हो, सभी को भारत सरकार पेंशन देने की तैयारी में लगी है। ऐसी बातें मीडिया जगत में इस समय चल रही हैं। मोदी सरकार की यूनिवर्सल पेंशन क्या है, इसके बारे में आज हम डिटेल से जानेंगे और आपको बताएंगे कि इससे आपको भविष्य में क्या लाभ हो सकता है अगर आप सरकारी कर्मचारी नहीं हैं। ऐसा माना जाता है कि जो सरकारी कर्मचारी होते हैं उन्हीं को पेंशन दिया जाता है। केंद्र सरकार एक यूनिवर्सल पेंशन स्कीम जो लाने की तैयारी कर रही है, इसके लिए सरकारी नौकरी में होना जरूरी नहीं है। श्रम और रोजगार मंत्रालय के हिसाब से अगर हम जानें तो आप प्राइवेट जॉब करते हों, दुकान चलाते हों या मजदूरी करते हों, सभी नागरिकों के लिए स्वैच्छिक और कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम होने वाली है। 2036 तक भारत की बुजुर्ग आबादी यानी 60 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों की संख्या 22.7 करोड़ तक पहुंच जाएगी, जो कुल आबादी का 15% है। 2025 तक यह आंकड़ा बढ़कर 34.7 करोड़ हो सकता है, यानी तब तक हर पाँचवां शख्स बुजुर्ग होगा। इसमें ज़्यादातर के पास बुढ़ापे में कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं होगी। श्रम और रोजगार मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने इकोनॉमिक टाइम्स को बताया कि इस तेज़ी से बढ़ती बुजुर्ग आबादी को सिक्योर बुढ़ापा देने के लिए सरकार एक यूनिवर्सल पेंशन स्कीम पर काम कर रही है। मंत्रालय में इस स्कीम पर शुरुआती डिस्कशन शुरू हो गया है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी EPFO को इसका ड्राफ्ट बनाने का जिम्मा दे चुकी है या सौंपा गया है। इसके द्वारा यूनिवर्सल पेंशन स्कीम का मकसद क्या हो सकता है? तो इसका मकसद नौकरी पेशा लोगों के साथ असंगठित क्षेत्रों में काम करने वाले ट्रेडर्स और सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों को भी पेंशन का फ़ायदा पहुंचाना है। आपको बता दें कि ऐसी स्कीमें शायद पूर्व में भी कई बार चलाई गई थी, जो शायद सक्सेस उस समय नहीं हुई थी। 18 साल से ज़्यादा उम्र का कोई भी व्यक्ति जो 60 साल बाद पेंशन पाना चाहता है, वो इस स्कीम का फ़ायदा उठा सकेगा। नौकरी पेशा लोगों के साथ इस स्कीम में 3 सेक्टर के लोगों पर खास फोकस होगा, क्योंकि उनके लिए फ़िलहाल बहुत सीमित विकल्प होते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, ट्रेडर्स और सेल्फ एम्प्लॉयड, ये 3 ऐसे सेक्टर हैं जिन पर सरकार का यूनिवर्सल पेंशन स्कीम के द्वारा फोकस होने वाला है। जैसे अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर की अगर हम बात करेंगे तो इनमें सड़क पर सामान बेचने वाले, मरम्मत का काम करने वाले, खेतीहर मजदूर और कम संसाधन वाले कारोबारी जैसे लोग शामिल होते हैं। वहीं ट्रेडर्स की अगर हम बात करें तो ये वो लोग जो कपड़े, सामान, फाइनेंशियल प्रोडक्ट, सोना, अनाज या तेल जैसी चीज़ें बेचकर पैसे कमाते हैं। इसके अलावा फाइनेंशियल ट्रेडर्स भी होते हैं जो शेयर मार्केट में बॉन्ड, स्टॉक्स या कमोडिटी को बेचकर पैसे कमाते हैं। सेल्फ एम्प्लॉयड जो छोटा कारोबार करके पैसे कमाते हैं, इनमें दुकानदार, छोटे व्यापारी, कंसल्टेंट, कंटेंट क्रिएटर्स और लेखक जैसे लोग शामिल हैं। इन लोगों का अपना इनकम सोर्स होता है और यह किसी कंपनी के कर्मचारी नहीं होते हैं। अभी इस स्कीम का प्रपोजल डॉक्यूमेंट्स पर काम चल रहा है। आधिकारिक तौर पर कुछ भी सामने नहीं आया है। हालांकि मीडिया में जो खबरें छप रही हैं उसकी अगर हम बात करें तो उनमें कुछ बातें चल रही हैं। जैसे ये कंट्रीब्यूटरी स्कीम होगी, यानी इसमें अप्लाई करने वाले व्यक्ति को हर महीने कुछ पैसे जमा करने होंगे। सरकार भी उनमें कुछ योगदान देगी। 60 साल की उम्र के बाद पेंशन फंड में व्यक्ति का कुल कंट्रीब्यूशन, सरकार का अंशदान और उस पर मिले रिटर्न के आधार पर पेंशन की रकम तय कर दी जाएगी। इसमें सबसे पहले या इसमें पहले से चल रही अटल पेंशन जैसी योजनाओं को भी शामिल कर लिया जाएगा। मैंने बताया ना कि पहले से ही कुछ योजनाएं चल रही हैं, जैसे अटल पेंशन योजना है, ताकि सरकार फंड का बेहतर इस्तेमाल हो सके और 2-3 पेंशन स्कीम का फ़ायदा उठा रहे लोगों को रोका जा सके। यानी कि कई प्रकार के अगर कोई पेंशन ले रहा है तो उसको एक ही पेंशन देने की बात की जा रही है। केंद्र सरकार राज्यों से भी कह सकती है कि वो अपनी अलग अलग पेंशन स्कीम को भी यूनिवर्सल पेंशन स्कीम में मर्ज कर ले। अटल पेंशन योजना APY है। इसके तहत 60 साल का होने पर हर महीने 1,000 रुपये से लेकर 5,000 रुपये की पेंशन मिलती है। इस स्कीम में हर महीने 210 रुपये जमा करके 5,000 रुपये महीना पेंशन का इंतजाम कर सकते हैं। 18 से 40 साल की उम्र के सभी भारतीय इसका फ़ायदा ले सकते हैं। पेंशन राशि को मासिक 1,000 से 5,000 रुपये के रूप में चुन सकते हैं। आयकर धारा 80 CCD के तहत योगदान राशि टैक्स फ्री रहेगी।
इनकम टैक्स के दायरे में आने पर इस योजना का लाभ नहीं मिलता। इसमें शामिल होने के लिए सेविंग बैंक अकाउंट्स, आधार कार्ड और एक्टिव मोबाइल नंबर होना जरूरी है। 19 नवंबर 1955 को EPS 95 को लॉन्च किया गया था। यह ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर यानी रेलवे, बैंक, रिटेल, बिजनेस और सरकारी कर्मचारियों के लिए रिटायरमेंट पेंशन स्कीम है। इसमें कर्मचारी अपनी सैलरी का 8.33% पेंशन फंड में जमा करते हैं, जिसे बाद में पेंशन के रूप में दिया जाता है। 58 साल की उम्र के बाद पेंशन मिलना शुरू हो जाती है। नए और मौजूदा EPF सदस्य रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। सैलरी के 12% में से 8.33% योगदान EPS में जाता है और बाकी 3.67% EPF में जाता है। कर्मचारी को कम से कम 10 साल तक नौकरी करना जरूरी है। नौकरी के दौरान कर्मचारी की मृत्यु होने से परिवार को पेंशन मिल जाती है। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना PMKMY के नाम से एक योजना है। इस योजना के तहत पूरे देश के 2 हेक्टेयर तक की जोत वाले सभी और सीमांत किसानों को पेंशन मिलती है। यह एक स्वैच्छिक और अंशदान पर आधारित पेंशन योजना है। 18 से 40 साल की उम्र के बीच के किसान इस योजना का लाभ ले सकते हैं। उम्र के आधार पर किसानों को 55 रुपये से लेकर 200 रुपये तक का फंड देना होगा। इतना ही योगदान सरकार की ओर से किसान के पेंशन फंड में किया जाता है। किसानों को 60 साल की आयु पूरी करने या होने पर 3,000 रुपये मासिक पेंशन मिलती है। किसान की मृत्यु होने की स्थिति में उसकी पत्नी को 1,500 रुपये की मासिक पेंशन मिलती है। किसी भी कॉमन सर्विस सेंटर यानी कि CSC पर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। डेनमार्क, स्वीडन, नॉर्वे, नीदरलैंड्स और न्यूजीलैंड जैसे देशों में बुजुर्ग आबादी के लिए यूनिवर्सल पेंशन स्कीम चलाई जा रही है। उदाहरण के लिए डेनमार्क की नेशनल पेंशन स्कीम की ले लेते हैं। इस स्कीम को 1 अप्रैल 1964 को डेनमार्क में लॉन्च किया गया था। डेनमार्क के सभी लोगों को इस स्कीम में रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है। इस स्कीम में हर हफ्ते 9 घंटे या इससे ज़्यादा काम करने वाले 11 से 66 साल की उम्र के लोग शामिल होते हैं। 15 से 67 साल की उम्र का कोई भी व्यक्ति कम से कम 3 साल से डेनमार्क निवासी हो। पेंशन लाभार्थी की सालाना इनकम 2,881 यूरो 2.6 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। बेरोजगार व्यक्ति भी इस पेंशन स्कीम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पेंशन स्कीम में लाभार्थी को सालाना 6,445 यूरो यानी कि करीबन 5.8 लाख रुपए मिलते हैं। 67 साल की उम्र के बाद हर 6 महीने में पेंशन में 5% की बढ़ोतरी करके 30% तक पहुंचाई जाती है। अगर हम बात करें कि क्या यूनिवर्सल पेंशन स्कीम आने के बाद NPS बंद हो जाएगा, जो नेशनल न्यू NPS जो है, इसका पूरा नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, याद आएगा तभी मैं आगे आपको बताऊंगा, या किसी को याद है तो थोड़ा कमेंट बॉक्स में बता दें। फिलहाल अगर हम बात करें तो जो NPS बंद हो जाएगी तो ये NPS नहीं बंद होगी, अगर ऐसा आपके मन में सवाल बन रहा है। सॉरी, हाँ, NPS का मतलब न्यू पेंशन स्कीम होता है, ठीक है, नई पेंशन योजना, ठीक है। तो न्यू पेंशन सिस्टम स्कीम नहीं, न्यू पेंशन सिस्टम होगा। न्यू पेंशन सिस्टम यानी NPS से बदलने का या मर्ज करने के संकेत अभी तक सरकार के द्वारा नहीं मिले हैं। न्यू पेंशन सिस्टम यानी कि NPS पहले की तरह चलती रहेगी। वाजपेयी सरकार ने खर्च का बोझ कम करने के लिए 1 जनवरी 2004 से NPS योजना लागू की थी। NPS में 18 से 70 साल के सरकारी और प्राइवेट नौकरी करने वाले लोग इन्वेस्ट करते हैं, फिर रिटायर होने के बाद एक मुफ्त राशि और पेंशन का लाभ उठा सकते हैं। कारपोरेट कंपनियां भी इस योजना में नामांकन करा सकते हैं। NPS को जब लागू किया गया तो इसका बड़े पैमाने पर विरोध भी हुआ। NPS का विरोध करने वाले कर्मचारियों का तर्क था कि NPS के तहत पेंशन शेयर मार्केट पर निर्भर होती है। शेयर मार्केट में पेंशन का एक हिस्सा निवेश करने पर फायदा नहीं हुआ तो पेंशन कम हो जाएगी। साथ ही NPS के तहत कर्मचारियों को सैलरी से पैसा कटवाना पड़ता है। सरकारी कर्मचारी लंबे वक्त से NPS का विरोध कर रहे थे। 24 अगस्त को मोदी कैबिनेट ने कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम का ऐलान कर दिया। इसमें एश्योर्ड पेंशन समेत 4 खूबियां गिनाई गई थी। कर्मचारियों को उनके रिटायरमेंट से पहले के आखिरी 12 महीनों में जो बेसिक पे उनका होगा उसी औसत का 50% बतौर पेंशन दिया जाएगा। अगर किसी कर्मचारी ने 10 साल से ज़्यादा और 25 साल से कम नौकरी की है तो उसकी बेसिक पे भले ही कितनी हो, उसे पेंशन से कम 10,000 रुपये जरूर मिलेगा। अगर किसी कर्मचारी की मौत हो जाती है तो उसके परिवार को पेंशन, यानी कि कर्मचारी उस समय रिटायर हो गया हो तो उसे जो पेंशन मिलती है उसका 60% मिलेगा।
सरकार हर कर्मचारी को उसकी हर 6 महीने की नौकरी पूरी करने पर इन महीनों की उसकी सैलरी और डीए का 10% पैसा रिटायरमेंट के बाद लम सम अमाउंट के तौर पर दे देगी। यूनिफाइड पेंशन स्कीम का काम लगभग पूरा कर लिया है। 1 अप्रैल 2025 से इसे लागू किया जा सकता है। इसके बाद कर्मचारियों के पास विकल्प होगा कि वो एनपीएस में बने रहना चाहते हैं या यूपीएस चुनना चाहते हैं। इस वक्त जिस यूनिवर्सल पेंशन स्कीम की चर्चा चल रही है वो एनपीएस और यूपीएस से बिल्कुल अलग हो जाती है। यूनिवर्सल पेंशन स्कीम लाने की जो तैयारी सरकार की चल रही थी वो एक बेहतर और बढ़िया पॉलिसी थी, ऐसा सरकार का मानना है, जिसे हम यूपीएस के नाम से जानते हैं। पहले एनपीएस था जिसकी मांग की जा रही थी, सरकार ने एनपीएस की जगह यूपीएस लाया है और सरकार कहती है कि यूपीएस एनपीएस से बेहतर है। यानी कि ओल्ड पेंशन स्कीम और यूनिवर्सल पेंशन स्कीम, साथ ही साथ न्यू पेंशन स्कीम कह सकते हैं। कई सारी चीज़ें हैं, उनमें क्या क्या चीज़ें हैं, क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है, सारी चीज़ें हमने ऊपर बताई है। अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो आपको सारी चीज़ें पता हो गई होंगी। चैनल पर नए हैं तो एमपीएस हिंदी को सब्सक्राइब करके डेली करंट अफेयर्स, न्यूज एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अपनी परीक्षा में या अपने नॉलेज में आप या देश दुनिया में क्या चल रहा है उसमें बढ़ोतरी कर सकते हैं, परीक्षा में लाभ उठा सकते हैं।